हेमंत जी, आप सुन पा रहे हैं अभी? हाँ, सुन रहा हूँ। ओके, बीच में आपका नेटवर्क आप चला सुन रहे गया हैं? था। जी, जी, मैं सुन पा रहा हूँ बिल्कुल। बात आंध्र प्रदेश की हो रही थी। मेरी कुछ एक सीनियर टीडीपी के लोगों से बात हुई थी। टीडीपी बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर। लोग कई बार ऐसे हैं कि टीडीपी का फातिया पढ़ रहे हैं कि टीडीपी खत्म हो गया, लेकिन टीडीपी खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूँ कि पिछले चुनाव में जब 2019 में जब बिल्कुल खत्म प्राय समझा था, तो भी उनके पास 40% वोट थे और वाईएसआर कांग्रेस के पास 48% वोट थे। कांग्रेस के पास सिर्फ 1.33% वोट थे आंध्र में, मैं ये भी बता दूं आपको, ओनली 1.33%, ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट से कहते कुछ नहीं बचा। यूपी के भी आधे समझ लो उसमें से। शर्मिला के आने से थोड़ी जान पड़ी है। मैंने उनसे ये भी कहा था कि आप एक काम कीजिए, गिले शिकवे मिटा दीजिए, कांग्रेस को साथ ले लीजिए, 25 में से 3-4 सीटें दीजिए, 5, 20 आप लड़ लीजिए। आप 25 में से 20 सीटें जीत जाएंगे और विधानसभा के अंदर आपकी बहुमत मिलेगी और आप वापिस आ जाएंगे। फिर उसके बाद शिव कुमार की बातचीत हुई, मैं आपको बताऊँ। बड़ी लंबी बातचीत हुई है चंद्रबाबू नायडू के साथ में। आउटकम क्या है मुझे नहीं पता उसके बारे में। हो सकता है अगले राउंड में मैं सुजाता जी से पूछूँगा कि क्या उसका कोई आउटकम है क्या? अभी तक वो फाइनलाइज़ नहीं हुआ है मुद्दा, लेकिन अगर वो फाइनलाइज़ कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, अगर कांग्रेस एक छोटा स्टेक होल्डर वहाँ पे आती है और कहती है कि मैं 20% 15% सीटें लड़ती हूँ वहाँ पर, बाकी 80-85% टीडीपी आप लड़ लीजिए, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, तो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू वापिस आ रहे हैं, मैं आपको बताऊँ। विदाउट कांग्रेस भी उनके वापिस आने के चांस है, मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि जितनी भी वोट जो काटेगी अपना शर्मिला जो काटने जा रही है, वो चंद्रबाबू नायडू को वोट नहीं कट रहे हैं। वो वाईएसआर कांग्रेस के वोट कट रहे हैं, जो रेड्डी अपना उनके रेड्डीज़ के वोट हैं, राउस के वोट हैं। इनके जो अधिकतर वोट हैं, इसके चंद्रबाबू नायडू के, वो कम्मा वोट हैं सर। और कम्मा कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जो तेलंगाना में तो बहुत कम कम्युनिटी है, लेकिन आंध्र प्रदेश में बड़ी कम्मा कम्युनिटी है और वो स्टॉन्चली पहले से लेके आखिर तक चंद्रबाबू नायडू के साथ है। बड़ा इंटरेस्टिंग इस टाइम फेज आया आंध्र प्रदेश के अंदर कि यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी के जाने का वक्त है। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा हेमंत कुमार जी। मैंने काफी आपको तफसील से चीजें बताई। दिनेश जी, ये खास करके जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक, ये दोनों ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं एनडीए के और मोदी जी के। जब भी बहुत कोई अहम ये मोड़ आया है, तो उस समय उनके पक्ष में खड़े हुए। और खास करके ऐसे वक्त में जब राज्यसभा से कानूनों को बिल को पास करवाना था, तो उस समय उनके पक्ष में खड़े नजर आए। तो आप जो अगर कह रहे हैं कि ये एनडीए के स्वाभाविक एलाइज हैं, तो स्ट्रेटेजिकली वो इस तरह का कुछ निर्णय लेते रहते हैं, जिससे लगता है कि वो मोदी जी के काफी करीब हैं। अब वहाँ जगन मोहन रेड्डी जी को देखिए कि उनके खिलाफ करप्शन के कितने बड़े चार्जेज हैं। और उनके खिलाफ जो केसेज जो है उस उन मुकदमों का क्या ये है, फलाफल उसका क्या है। अभी 10-12 साल हो गए और मोदी जी की सत्ता 10 साल होने जा रहे हैं, और इस अवधि में उनको जगन मोहन रेड्डी को उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। तो जगन सर मोहन आपको रेड्डी बता को दूं, अपने साथ। सर आपको आपको इन्फॉर्म कर दूं, केसीआर के केसेस बंद हो चुके हैं और कविता रेड्डी के भी केसेस बंद हो चुके हैं, क्योंकि केसीआर की सीटों की 2-4 जो भी आएंगी तेलंगाना में, मोदी जी को जरूरत पड़ेगी सर लोकसभा में इस बार, इसलिए वो बिल्कुल शांत है सर। मैं पहले बता दूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको मैं। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये आखिरकार क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। इनको स्ट्रेटेजिकली इनको अपने साथ रखना है। ये नहीं चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, इसलिए बीजेपी इन पार्टनर्स के खिलाफ उसी एक्सटेंट तक आगे जाएगी, लड़ेगी, जब तक उनका अस्तित्व बनाए रखा जाए। क्योंकि उनको कांग्रेस के खिलाफ इस तरह उन इलाकों में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जरूरत है। और उस जरूरत को नवीन पटनायक भी बहुत भली भांति पूरा पूरा करते हैं, और जगन मोहन रेड्डी भी पूरा करते हैं। और वाईएसआर की जो स्थिति है, उसमें वाईएसआर से भी उनको बहुत मुझे लगता है कि मदद की वहां गुंजाइश बनी हुई है। अब वहां जगन मोहन रेड्डी की बहन कांग्रेस के साथ गई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि वहां वो जो वोट काटेंगी, वो वोट कांग्रेस विभाजन उसका उसमें पीडीपी का नहीं होगा, उसमें ये पीडीपी कह रहा हूँ, टीडीपी का नहीं होगा, बल्कि वो वोट इधर अपना ही वोट वो विभाजित करेंगी। तो ये निश्चित रूप से ये वहाँ नायडू के की वापसी का एक संकेत दिखाई दे रहा है। तो इसको कैसे
कैसे आप मैनेज करेंगे, ये तो मोदी जी के लिए एक तरह से उनके लिए अच्छा गुड साइन दिख रहा है कि आखिरकार चलिए, क्योंकि ये नायडू भी और जगन मोहन रेड्डी भी दोनों एनडीए के, बीजेपी के अतीत में पार्टनर रहे हैं और अच्छे पार्टनर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस के लिए वहां नायडू सबसे नायडू नायडू नहीं जा रहे हैं सर, नायडू बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी उनको जेल भेजा गया था, मुझे सारी स्टोरी पता है। इन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया इसको और बिल्कुल उसको धरातल पर घसीट के डाल दिया है और बीच में फीलर्स आए हैं, मैं आपको तो बीजेपी ने कहा है टीडीपी के साथ आप हमारे साथ आइए, समझौता कीजिए और कुछ सीटें माँगिए लोकसभा की। उन्होंने बोला मुझे आपके साथ कोई समझौता नहीं करना है, आज की डेट में ये परिस्थिति है, मैं आपको बता रहा हूँ। टीडीपी इज़ एंग्री विद द बीजेपी सर, एक्सट्रीमली एंग्री सर, आज की डेट में सर। दिनेश जी, मैं एक चीज ये जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो नाराजगी है वो लोकसभा चुनाव तक दिखाई देगी आपको, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, नतीजे किस तरह के आते हैं उसके बाद कोई जरूरी, ये अस्थायी भाव टीडीपी का नहीं है, नायडू का नहीं है। नायडू लोकसभा चुनाव के बाद जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन उनका क्या होगा, मोदी जी का क्या स्थिति होती है, उसके अनुसार तय होगा। जेल भेजने और खत्म कर देने की जहां तक नौबत है, नीतीश कुमार को तो देख ही रहे हैं, उनकी पार्टी का तो बंटाधार कर दिया इन्होंने, इनको आधा पर पहुंचा दिया था, फिर भी नीतीश जी तो आज उनके साथ हैं। तो मैं समझता हूं कि राजनीति में ये कोई अस्थायी भाव नहीं है कि आप जेल भेज दिए हैं तो इसके बाद आपसे कोई समझौता नहीं होगा। ये हो सकता है, अभी ये मैं आपसे सहमत हूं कि वो वहां अभी जाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन चुनाव के नतीजे जब आएंगे उसके बाद ये लग सकता है कि वो कहाँ जाएंगे और किसके समर्थन में खड़े होंगे। तो ये जिन राज्यों की चर्चा दिनेश जी हम लोग कर रहे हैं, उसमें आप देखिए कि जो आंकड़े हम सबको पता है कि लगभग 100 से ऊपर सीटें इन राज्यों में है। तो वहाँ 130 मतलब 100 कितनी, साउथ में 130 सीटें हैं करीब। हाँ, उसमें आप कर्नाटका को मिला लेंगे तब वो 130 हो जाता है। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा आंकड़ा है, जहां बीजेपी को लगता है कि वो इसको कैसे अपने पक्ष में करेगी। वहां उसके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो जीत करके आए, या उसके लिए भी आप जैसे कि आप तेलंगाना में देखिए, तेलंगाना में ठीक है, बहुत बीजेपी की ने बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने तो कम से कम 1 से अपनी सीटों का संख्या 8 तक पहुंचाया, उसका वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। तो बीजेपी वहां डिक्लाइनिंग फोर्स के रूप में नहीं है, जो भी है मौजूदगी तो उसने दिखाई है। तो इसका ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन चीजों को कितना अपने पक्ष में कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी जी।